Namaskar students, welcome again with this chapter number 9, the making of the national movement 1870 to 1947. And in this chapter we are going to discuss how we will get the independence, what was the main freedom fighter who were involving in this, and what was the policies of the Britishers which was dissatisfy the Indians. Fine. So in first lecture I have already explained about the three bill passed by the Britishers between the 1870 to 1880s. First was the Arm Act, in which the Indians were not allowing to keep the any arm with them. वो कोई भी हथियार अपने साथ नहीं रख सकते थे. Second was the Vernacular Press Act. According to this, if the press any material or anything published against the Britishers, their property will be confiscated. इनकी जो property है, उनकी press है, जो seal कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी. So they have to taken the liberty of expression. उनसे सारी liberty जो है वो ले ली गई. Next was the Ilbert Bill controversy, in which given the power to the Indians to trial the Britishers, कि कोई भी Indian Britishers का trial ले सकता है. But this bill was protested by the Britishers. इसको किसने protest किया? Britishers ने, कि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी Britishers का trial कोई Indian judge जो है वो ले. So ये bill जो है वापस ले लिया गया. And this all act or all laws shows that Indians were not given any power to Indian. So many parties का नाम किया था हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस. उससे पहले कई सारी पॉलिटिकल जो बॉडीज थी, इसमें मैंने कुछ नाम बताए थे. इसमें पूर्ण स्वराजिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशंस बनी. बट एसोसिएशंस के बाद जो 1885 दिसंबर 1885 द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, जो हमारी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है, इट वाज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. फाइन. फॉर्म इसको बनाया गया और मेन टास्क इसका यही था कि किस तरह से नेशंस को बुल्ड किया जाए, किस तरह से अपनी डिमांड्स को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया जाए. नाउ टुडेस टॉपिक इज अ नेशन इन द मेकिंग, कि अब धीरे धीरे जो इंडिया है वो किस तरह से बनना स्टार्ट हुआ, किस तरह से सारे पावर्स जो है किस तरह से वर्क किया इन पार्टीज ने. It is often been said that Congress is the first 20th years was moderate in the objective method. जो पार्टी बनी, अब देखो मॉडरेट एंड रेडिकल दो टर्म्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो पहले के 20 साल 20 इयर्स, अब आप इसको एस्टिमेट कर लो 85 95 ने 1905 का, है ना. It was the work as a moderate, बहुत moderately work किया, कोई violence नहीं, अपनी डिमांड को लीगल तरीके से पुट अप करना. During the period it demand the greater voice of the Indian in the government and in administration. और इन सालों में उन्होंने अपनी जो भी वॉइस थी, जो भी डिमांड्स थी इंडियंस की, कांग्रेस के जरिए कहाँ तक जा रही थी? एडमिनिस्ट्रेशन तक. It wanted the legislative councils to be made more representative. वो ये चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियंस को है और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, गिवन मोर पावर, ज़्यादा पावर्स मिले. एंड इट इंट्रोड्यूस इन द प्रोविनेंस वर नॉन एग्जिस्टेंस, और जहाँ पर जो है प्रोविनेंस है, सब जगह पर इंडियंस को भी पॉलिटिकल पावर्स देनी चाहिए, जस्ट बिकॉज इंडिया इज द कंट्री ऑफ इंडिया, कि इंडिया हमारा कंट्री है और हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड द सिविल सर्विसेज एग्जाम्स टू बी हैड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन. अब पहले जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स थे वो सिर्फ लंदन में होते थे, यानी कोई इंडियन अगर कोई एग्जाम देना चाहता है तो उसे कहाँ जाना होता था? लंदन. Now they started to taken the exam in India as well as in London. तो उन्होंने वो जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज के वो यहाँ पर देना स्टार्ट किया
दिया था। डिमांड फॉर द Indianizations of the administration was the part of the movement against the racism. Racism एक word आया है। Racism means जो color discrimination था ना, black and white। रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन था वो देखा गया कहाँ पर, ब्रिटिशर्स के साथ। वो जो इंडियंस हैं जो ब्लैक पीपल के नाम से और जो वाइट है जो ब्रिटिशर्स के नाम से जानते, तो उनमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। सिंस मोर इम्पोर्टेंट जॉब्स एट द टाइम ऑफ द मोनोपोली बाय द वाइट officials and the British generally assumes that Indians could not given the position of the responsibility। अब देखिए जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस थी वो किन्हें दी जाती थी, वाइट्स को, क्योंकि वाइट्स का ऐसा मानना था कि ब्लैक पीपल्स आर नॉट एबल, नॉट टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो इंडियंस हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। Since the British officers were sending a major part of their large salary home and the indication, अब उनको जो सैलरी जो मिलती थी उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन था, जैसा कि हमने सिपोही मूवमेंट में भी किया था, उन्हें अच्छी सैलरी पे की जाती थी। It was hoped would also reduce the drain of wealth to England। Other demands including the separation of the, अब देखिए क्या होता था, इंडिया की जितनी भी सिविल सर्विसेज थी वो तो किसके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स के पास इतना अमाउंट आ रहा था, मनी आ रहा था, तो वो कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, लंदन जा रहा था। तो इंडियंस का ये कहना था कि जो सिविल सर्विसेज में है उन्हें अच्छी पोस्ट पर जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हें पोस्ट दी जाए अच्छी, ताकि जो ड्रेनेज जो है मनी का वो रुक सके। एंड अदर डिमांड इंक्लूडिंग द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स। अब जो एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं जो लॉ बनाते हैं और जुडिशरी का सेपरेशन किया जाए ताकि कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। ये भी डिमांड थी किसकी, हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स की जो सोल्जर्स थी उनकी। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो राइज अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशू, बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज भी उठाए गए। अब जैसे कि इट डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल्स हैड लीड टू पुअर्टी एंड फेमाइन। अब ब्रिटिश रूल से क्या आया है, उनका ऐसा मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है उससे पुअर्टी आई है। पुअर्टी यानी इंडिया में बहुत गरीबी आई, और दूसरा फेमाइन, जो फेमाइन की कंडीशन हमने बैनोन के साथ भी किया था जब इंडिगो का हमने चैप्टर किया था। यानी जो उनका जो रूल है उन्होंने इन सिचुएशंस को फेस करने के लिए वो किया, इंक्रीजिंग द लैंड रिवेन्यू, उन्होंने लैंड रिवेन्यू बहुत ज़्यादा इट इज़ द डिमांड्स विच राइज बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गेन विद यूरोप। अब यहाँ पर देखिए रिवेन्यू बहुत ज़्यादा थे, पीजेंट एंड जमींदार जो थे वो उनके बीच में काफ़ी सारा जो था डिस्कशन होता था रिवेन्यू को कलेक्ट करने में। द एक्सपोर्ट ग्रेन्स टू यूरोप हैड द क्रिएटेड फूड शॉर्टेज, जितनी जो फूड ग्रेन्स थी उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो इंडिया से बाहर जा रही थी, जिसकी वजह से इंडिया में क्या हो गई, फूड शॉर्टेज। एंड कट इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स, उन्होंने ये भी कहा कि जो मिलिट्री है ब्रिटिश मिलिट्री उसका एक्सपेंडिचर्स उसका खर्चा कम किया जाना चाहिए, और वो मनी कहाँ लगाया जाना चाहिए, इन सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि फूड शॉर्टेज ना हो, पुअर्टी ना हो, फेमाइन जैसी कंडीशंस ना आए। देन एंड मोर फंड्स टू फॉर इरिगेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड कहाँ पर दिया जाना चाहिए, इरिगेशन में, ताकि अच्छी क्रॉप हो सके। नेक्स्ट है इट पासेस मैनी रेजोल्यूशंस टू द सॉल्ट टैक्स। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना भी है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि जो सॉल्ट इट वाज द नेसेसरी आइटम फॉर द पुअर रिच, सब तरह के लोग जो है उसका यूज करते थे, किसका, सॉल्ट का। अब सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया गया था, सॉल्ट पर टैक्स ज़्यादा था, तो उनकी डिमांड थी कि सॉल्ट का जो टैक्स है उसे क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पुअर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब इसी के बारे में है इट पास रेजोल्यूशंस ऑन द सॉल्ट टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस लेबर्स अब्रॉड एंड द सफरिंग विद द फॉरेस्ट डिवेलर्स, जो फॉरेस्ट के जो डिलीवर्स जो फॉरेस्ट में रहने वाले थे, कॉज बाय एंड द इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ट्राइबल्स ग्रुप फॉरेस्ट में रहते थे, अब सारे फॉरेस्ट पर किसका राइट हो गया, ब्रिटिशर्स का, उनकी प्रॉपर्टी चली गई, उनकी जो लाइवलीहुड है वो चली गई। ऑल दिस शोज दैट द
Despite being a body of educated elites, the Congress did not talk only the behalf of professional group जमींदार और the industrialists. अब उनका ये मानना था कि हमारी पार्टी है तो हम सिर्फ जमींदार या जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनके फेवर में नहीं, हमें कॉमन पीपल जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम उनके फेवर में हमें खड़ा होना है ताकि उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है वो ना करनी पड़े। इसके बाद है द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप द पब्लिक अवेयरनेस अमंग द अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। उनका जो अनजस्ट नेचर था चीट करने का या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन करने का उसकी वो अगेंस्ट थे। कौन? मॉडरेट लीडर्स। दे पब्लिश द न्यूज़पेपर, उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर पब्लिश किए, रोट आर्टिकल्स, कई सारे आर्टिकल्स लिखे, शोड हाउ द ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूल्स इन द कंट्री, और ये बताने की कोशिश की लोगों को कि किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है किसके अंडर में, ब्रिटिश रूल में। दे क्रिटिसाइज द ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस, उन्होंने अपने स्पीचेस में भाषण जिसको बोलते हैं उसमें उनको क्रिटिसाइज किया, ब्रिटिशर्स की आलोचनाएं की। सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो थे पार्टी के उनको अलग अलग पार्ट्स में भेजा। एंड मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन, और ये जानने की कोशिश की कि लोगों की क्या सोच है इसके बारे में, यानी सारी अवेयरनेस कौन क्रिएट कर रहा है फ्रीडम की? INC. They felt that British had respect for the ideas of the freedom and justice. उनका ऐसा मानना था। किसकी बात हो रही है? मॉडरेट्स। जो मॉडरेट्स थे कांग्रेस, जो 20 इयर्स मैंने बताया आपको मॉडरेट्स थे, उसके बाद एक और फॉर्म आ गया रेडिकल। अब जो मॉडरेट्स उनका ऐसा मानना था कि जो ब्रिटिशर्स थे दे बिलीव इन द राइट टू इक्वलिटी के वो फेवर में है, जो यानी कि वो उसका रेस्पेक्ट करते हैं। बट इसके बाद जो ये है दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल, दे फेल्ट दे आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, वो फ्रीडम और आइडिया की जस्टिस को क्या करते, रिस्पेक्ट करते, ऐसा उनका मानना था। किनका? जो मॉडरेट कांग्रेस है उसके लीडर्स का मानना था। एंड ऑल्सो वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियंस, और उनका ऐसे मानना था कि अगर हम उनकी अपनी डिमांड्स उनके सामने रखेंगे तो उन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। was the necessary, जो भी जरूरी डिमांड्स है, was to be express the demands and make the government aware feelings of the Indians। वो चाहते थे मॉडरेट्स की वो जो इंडियंस की फीलिंग्स है उन्हें उससे फैमिलियर कराएं कि नहीं ब्रिटिशर्स को। अब देखिए एक क्वेश्चन बनेगा इसी में कि मॉडरेट और रेडिकल्स जो नेशनलिस्ट थे उनमें क्या डिफरेंस था? दोनों ही कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, लीडर मीन्स पार्टिसिपेट्स थे कांग्रेस पार्टी के जो फ्रीडम फाइटर थे। मॉडरेट को ट्रस्ट था किस पर? ब्रिटिशर पर, रेडिकल्स को नहीं था। ये एक लीगल तरीके से अपनी सारी चीज़ों को डिमांड्स को ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स रिस्पेक्ट द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, बट इन्हें ब्रिटिशर्स पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। ये बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को करते थे। इनका ऐसा मानना था कि अगर वायलेंस नॉन वायलेंस से नहीं तो वायलेंस से भी। अब इसमें आपने कई सारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम सुना होगा जैसे भगत सिंह है, सुखदेव है, तिलक है, ये लोग बहुत रेडिकल नेशनलिस्ट थे। उन्होंने पूरा जो है अपने जो रोल प्ले किया फ्रीडम फाइटर में कि उनका एम तो एक था, दोनों का एम था दे वांट टू द फ्रीडम, बट उनकी जो प्रोसेस है द वे ऑफ वर्किंग वाज डिफरेंट, वो अलग था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इट्स दिस लाइन सेड बाय द तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने ये लाइन कही थी। आज के लेक्चर इतना ही। किस तरह से नेशनलिज्म का स्प्रेड हुआ, कौन से लॉ पास हुए, उसके बाद किस तरह से मेकिंग हुई, किस तरह से कांग्रेस फॉर्म हुई, कौन कौन से इश्यूज उन्होंने राइज किए, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कैसी थी, रेडिकल और मॉडरेट्स कौन से थे कांग्रेस, कौन कौन से इकोनॉमिक इश्यूज थे, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन की उन्होंने डिमांड की। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।